नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 19 मार्च 2017 की सुबह एक ऑटो चालक गुरुद्वारे के सामने खड़ी पीसीआर वैन के पास पहुंचा तो वह काफी बदहवास था। ऑटो चालक ऑटो चलाता हुआ आया था जिससे उसके चेहरे पर हवा भी लगी होगी, पर उस हाल में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें लहरा रही थी। ऑटो से लगभग कूदता हुआ वह पीसीआर वैन के पास पहुंचा और वैन में बैठे सिपाहियों से बोला, साहब उधर एक कोठी में दो औरतें एक बीएमडब्ल्यू कार में बड़े साइज का सूटकेस रख रही थी। सूटकेस भारी था, इसीलिए उन्होंने मेरे ऑटो को रुकवा कर मुझसे मदद मांगी। इसके आगे ऑटो चालक ने बताया, मैं सूटकेस गाड़ी में रखने लगा तो देखा उसमें खून रिस रहा था। जब मैंने उनसे खून के बारे में पूछा तो एक औरत ने अपना खून सना हाथ दिखाते हुए कहा कि सूटकेस नीचे उतारते वक्त उसके हाथ में चोट लग गई थी, ये उसी का खून है। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी की हत्या करके वह औरतें लाश को उस सूटकेस में रख कर कहीं फेंकने ले जा रही है। आप लोग वहां जल्दी पहुंचे वरना वह लाश लेकर निकल जाएगी। जैसे ही ऑटो चालक ने लाश की बात कही, पीसीआर में बैठे सिपाहियों ने ऑटो चालक को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर एक माहौली के फेज 3B1 की कोठी नंबर 116 के सामने पहुंच गए। कोठे के सामने सिल्वर कलर की बीएमडब्ल्यू कार खड़ी थी। उस समय वहां कार के अलावा कोई नहीं था, कोई औरत भी वहां नजर नहीं आई। ऑटो चालक के कहने पर पीसीआर वैन से आए सिपाहियों ने बीएमडब्ल्यू का पिछला दरवाजा खोला तो उसमें गहरे रंग का एक बड़ा सूटकेस रखा था जिससे खून रिस कर बाहर आ रहा था। पीसीआर वैन के इंचार्ज ने तुरंत इस बात की सूचना संबंधित थाना मटोर को दे दी। थोड़ी ही देर में थाना मटौर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह पन्नू पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर पुलिस को देखकर वहां भीड़ भी जमा हो गई। उस भीड़ में से एक आदमी ने आगे आकर अपना नाम दर्शन सिंह डिल्लो बताते हुए कहा, सर अभी अभी मुझे किसी ने बताया है कि मेरे बड़े भाई एकम सिंह किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। प्लीज बताइए ना मेरे भाई को क्या हुआ है। इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह पल्लू अभी कुछ देर पहले ही घटना स्थल पर पहुंचे थे। वहां की स्थिति देखकर उन्होंने कोई कार्रवाई करने से पहले अपने अधिकारियों को सूचित करना उचित समझा। अधिकारियों को सूचना देकर वह उनके आने का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए दर्शन को वह कुछ भी बता नहीं सके। इसके अलावा कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मौके का नक्शा बनाकर बीएमडब्ल्यू कार से सूटकेस निकलवाकर खोला गया तो इसमें लंबे तगड़े आदमी की लाश निकली, जिसे इस तरह तोड़ मोड़ कर ठूसा गया था कि उसके घुटने उसकी टुंडी को छू रहे थे। उसे देखते ही दर्शन सिंह डिल्लो ने कहा कि ये लाश उसके बड़े भाई एकम सिंह डिल्लो की है। उसने बताया कि उसके भाई का कद 6.25 फीट से ज्यादा लंबा और उनका वजन 90 से 95 किलोग्राम था। हालांकि इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस सूटकेस में लाश ठूसी गई थी उसका आकार 2 बाई 2.5 फीट का था। पुलिस लाश का निरीक्षण कर ही रही थी कि मृतक एकम सिंह के पिता जसपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। शायद उन्हें दर्शन ने फोन करके बुला लिया था। लाश का पंचनामा तैयार करके उसको कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान लेने के साथ दर्शन सिंह डिल्लो और उसके पिता जसपाल सिंह से भी काफी विस्तार से पूछताछ की। ये बाप बेटे माहौली के फेज 6 में रहते थे। दोनों से हुई बातचीत में मृतक के बारे में जो पता चला वो कुछ इस तरह था। सरदार जसपाल सिंह अपना कारोबार तो करते ही थे, साथ साथ पंजाब के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे। दरअसल खालिस्तान मूवमेंट के फाउंडर संत जनरल सिंह भिंडरावाला से उनकी अच्छी जान पहचान थी। उनके प्रति वह काफी हमदर्दी भी रखते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जसपाल सिंह पूरी तरह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए थे।
सन 1990 में कुछ हार्डलाइनर सिखों से संबंध रखने के आरोप में वह पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किए गए थे। समाज में उनका अच्छा खासा रुतबा था। जसपाल सिंह ने 3 शादियां की थी। इन दिनों वह अपनी तीसरी पत्नी और छोटे बेटे दर्शन सिंह के साथ रह रहे थे। दर्शन सिंह ढिल्लों की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, लेकिन जल्दी ही उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया था। जबकि इनके बड़े बेटे एकम सिंह ने सन 2005 में सीरत कौर से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसे 2 बच्चे, बेटा गुरवान सिंह और बेटी हुमायरा कौर भी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद ही 40 वर्षीय एकम सिंह पत्नी को लेकर अपने परिवार से अलग हो गया था। कुछ समय तक उसने असम में नौकरी की। उसके बाद वहां से लौटकर वह चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने ये नौकरी भी छोड़ दी थी। इस समय वह स्टोन क्रशर व कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहा था। माहौली के कस्बा नया गांव में उसका अच्छा खासा काम चल रहा था। एकम के अपने छोटे भाई और पिता से बोलचाल नहीं थी, फिर भी उन्हें कहीं न कहीं से एकम के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। बेटा बातचीत नहीं करना चाहता तो वह क्या कर सकते थे। फिर भी जसपाल सिंह को ये जानकर खुशी थी कि एकम तरक्की कर रहा है। उनका सोचना था कि एकम अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है। लेकिन लंबे अरसे बाद 8 मार्च की रात एकम सिंह अचानक अपने पिता के पास जा पहुंचा। उस समय वह काफी दुखी और परेशान था। रोते हुए उसने अपने पिता को बताया कि वह अपनी जिंदगी से काफी परेशान है। उसकी पत्नी और सास उसे परेशान कर रही है। उसने ये भी बताया कि कल उसके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। इसके अलावा भी उसने कहीं और चौंकाने वाली बातें बताई थी। अपने बेटे की बात सुनकर जसपाल सिंह ने उसे आश्वस्त किया कि वह जल्द ही उसके घर आकर इस मामले में उसकी पत्नी और सास से बात करके उसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने एकम से खाना खाकर जाने को कहा, लेकिन वह भूख न होने की बात कहकर चला गया था। अगले दिन सवेरे ही दर्शन सिंह ढिल्लों को उसके किसी दोस्त ने फोन करके एकम के साथ कोई हादसा होने की बात बताई थी। फोन सुनते ही वह उसके घर की ओर चल पड़ा था। एकम पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में किराए के मकान में रहता था, जहां वह 80,000 रुपए महीना का किराया देता था। करीब 20 दिनों पहले ही वह माहौली में एक कनाल की इस कोठी की पहली मंजिल किराए पर लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने आया था। भाई के घर आने पर दर्शन सिंह को भाई के कत्ल के बारे में पता चला तो उसने फोन करके पिता को भी बुला लिया था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माहौली के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम का काम निपटाया गया। पुलिस ने दर्शन सिंह ढिल्लों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि मृतक के सिर में गोली लगने का घाव साफ दिखाई दे रहा था। इसीलिए पहले ही नजर में ये मामला गोली मारकर हत्या करने का लग रहा था। दर्शन सिंह ने अपनी तहरीर में जिन लोगों को नामजद किया था उसमें सीरत कौर ढिल्लों, विनय सिंह बराड़ और जसविंदर कौर बराड़ थी। इनमें विनय एकम सिंह का साला था तो जसविंदर कौर सास थी। इन तीनों को मुख्य रूप से आरोपी बनाने के अलावा शिकायत में ये भी आशंका व्यक्त की गई थी कि वारदात के समय इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसकी वजह मजबूत कद काठी के लंबे तगड़े आदमी के साथ मारपीट करने और गोली मारकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को सूटकेस में ठूस कर भरने का काम 2 महिलाओं और एक आदमी के वश की बात नहीं थी। फिर महिलाओं में भी एक औरत दुबली पतली और एक बूढ़ी थी। मौके पर ही दर्शन सिंह ढिल्लों एक बात को चीख चीख कर कह रहा था कि सीरत कौर पंजाब के एक बड़े कांग्रेसी नेता की सगी भांजी है, इसीलिए पुलिस इस मामले को कतई गंभीरता से नहीं लेगी। नामजद अभियुक्त फरार हो चुके थे। उनकी तलाश में पुलिस ने भागदौड़ शुरू कर दी। पुलिस को इस मामले में कुछ सफलता मिलती उसके पहले ही उसी दिन शाम को एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में आया और नामजद मुख्य अभियुक्ता सीरत कौर को थाने मटौर में छोड़ गया।
सीरत ने थाना प्रभारी के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर औपचारिक पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के इस पूछताछ में पता चला कि सीरत की दोस्ती अपने भाई विनय प्रताप सिंह बराड़ के एक दोस्त से थी। इसी दोस्ती की वजह से उसने भाई और उसके उस दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। इस बात की जानकारी उसकी मां जसविंदर कौर को भी थी। सीरत के दोस्त ने एकम सिंह पर 2 गोलियां चलाई थी। उनमें से एक उसकी खोपड़ी में लगी और दूसरे पिस्टल में ही फंस कर रह गई थी। एकम को खत्म करने की योजना बनाई गई। इसके बाद शनिवार की रात सभी लोग घर आ गए थे। देर रात एकम घर आया तो सबसे पहले उससे मारपीट की गई। उसके बाद उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाया गया और गोली मार दी गई। जब वह मर गया तो वहां पड़े खून के धब्बों को साफ किया गया और लाश को ठिकाने की तैयारी शुरू कर दी। और इस तैयारी का पहला कदम था सूटकेस में लाश को ठूस कर भरना। सुबह सीरत अकेले सूटकेस को खींचती हुई नीचे ले आए। सूटकेस उतारते समय सीढ़ियों में जहां तहां भी खून टपका, उसने उसे साफ कर दिया। इससे पहले वह नीचे जाकर गाड़ी का गेट खोलकर इस बात का अंदाजा लगाई कि सूटकेस को कहां रखना चाहिए। इन्हीं सब चक्कर में गाड़ी की चाबी डिक्की में गिर गई थी और इस बात से बेखबर सीरत ने डिक्की भी बंद कर दी थी, लेकिन कार के दरवाजे खुले ही थे। सूटकेस नीचे लाकर जब वह सूटकेस गाड़ी में नहीं रख पाई तो वहां एक ऑटो चालक से उसने मदद मांगी। सूटकेस रखवा कर वह चला तो गया था, लेकिन सीरत को उसकी बातों से लगा था कि उसे उस पर शक हो गया है और थोड़ी ही देर में सीरत कौर को पुलिस वैन भी आती हुई दिखाई दी तो वह वहां से भाग गई। उसके बताए अनुसार उसके साथ कोई अन्य औरत नहीं थी। ऑटो चालक ने पता नहीं क्यों झूठ बोला था। पुलिस की तो जैसे लॉटरी निकल गई थी। जरा सी देर में बिना खास प्रयास के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा हो गया था। सीरत ने इस मामले में अपने आप ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अब अन्य आरोपियों को भी आसानी से पकड़ा जा सकता था, परंतु रात में ही पुलिस की आशा निराशा में बदल गई। सीरत की गिरफ्तारी की सूचना पाकर रात में जब पुलिस के बड़े अधिकारी उससे पूछताछ करने थाने पहुंचे तो वह पिछले बयानों से मुकर गई। अब वह कहने लगी कि पति के अत्याचारों से तंग आकर उसने अकेले ही उसकी हत्या की थी। एकम उसके चरित्र पर शक करते हुए उससे मारपीट करता था। पिछली रात भी वह शराब पीकर आया था और उससे मारपीट करते हुए उसने अपना रिवॉल्वर उस पर तान दिया। मौका पाकर रिवॉल्वर छीनकर उसने उसी पर गोली चला दी। रिवॉल्वर के बारे में उसने बताया कि वह घर की अलमारी में पड़ी है, लेकिन इस कांड में उसके साथ कोई और नहीं था। उसने अकेले अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये कत्ल किया है और वह अपना अपराध स्वीकार कर। लेकिन इस मामले में हद तो तब हो गई जब सीरत का कस्टडी रिमांड हासिल करने के लिए उसे सुबह अदालत में पेश किया गया। वहां माननीय जज से उसने सीधे कहा कि एकम ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से आत्महत्या की थी। डर की वजह से वह उसकी लाश को ठिकाने लगाने की भूल कर बैठी। अब पुलिस उसे एकम के कत्ल के झूठे केस में फंसा रही है। अन्य जज ने सीरत को 2 दिनों के कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश देते हुए पुलिस से कहा कि ये मामला हाई प्रोफाइल है, जांच में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसी दिन माहौली के फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल के 3 डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी भी करवाई गई। अपने रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिखा कि गोली एकम के सिर में कान के पास से होते हुए दिमाग को चीरकर दूसरी तरफ निकल गई थी, लेकिन रिपोर्ट में एकम के जिस्म पर किसी चोट का कोई उल्लेख नहीं था। मृतक का विसरा लेकर रासायनिक परीक्षण के लिए खरड़ स्थित फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया था। एकम के भाई और पिता को पहले से ही माहौली पुलिस पर भरोसा नहीं था। उनका आरोप था कि एसीपी पदेर आरोपियों को बचा रहे हैं। इस बात की शिकायत करने के लिए वह 20 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर
एसपी पधेर को इस केस से अलग कर दिया गया और साथ ही माहौली के युवा एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया। साथ ही ये आदेश भी पारित किया गया कि इस केस की छानबीन के संबंध में एसएसपी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रोजाना मुख्यमंत्री को भेजा करेंगे। ऐसा ही किया भी जाने लगा था, लेकिन पूछताछ में समस्या ये आ रही थी कि जब सीरत से पूछताछ की जाने लगी तो वह कभी अपने कपड़े फाड़ने लगती तो कभी चीख चीख कर थाना सर पर उठा लेती। वह अपने बच्चों से मिलवाने की जिद भी कर रही थी। सीरत की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर पुलिस वाले थाने से बाहर निकलकर अपने उच्च अधिकारियों को फोन करने लगते। सीरत के इसी नाटक में 2 दिन का कस्टडी रिमांड भी खत्म हो गया था। अब उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने की कवायद शुरू की गई। उसकी रिमांड अवधि भी 6 दिनों की करवा ली गई, लेकिन सीरत ने लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने से मना कर दिया। इस बीच सीसीटीवी कैमरा की एक ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई जिसमें सीरत अकेले सीढ़ियों से सूटकेस घसीटते हुए नीचे ला रही थी और बार बार खून के धब्बे साफ कर रही थी। इसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई उसने अकेले ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो और अब जानबूझकर अन्य लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही हो, जबकि उसके अपने भाई से पिछले लंबे अरसे से बोलचाल नहीं थी। 6 दिनों का कस्टडी रिमांड भी निकल गया, लेकिन पुलिस सीरत से जरूरी पूछताछ नहीं कर सकी। 27 मार्च को उसे अदालत में पेश करके रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई, तो सक्षम जज ने मना करते हुए सीरत को न्यायिक हिरासत में नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया। अब पुलिस बिना अदालत की अनुमति के उससे एक भी सवाल नहीं पूछ सकती थी, जबकि एकम के परिवार के सदस्य न्याय की खातिर बार बार पुलिस के बड़े अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। इन सब के बीच 3 अप्रैल 2017 को सीरत के भाई विनय प्रताप सिंह बराड़ उर्फ विन्ने ने एसएसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें वह बेकसूर पाया गया। उसे रिहा करने के अलावा पुलिस के पास कोई उपाय नहीं था। इसी तरह 10 अप्रैल को सीरत की मां जसविंदर कौर ने भी अपने वकील के साथ एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उससे भी पुलिस ने पूछताछ की और वह भी पूछताछ में बेकसूर पाई गई, तो उसे भी छोड़ दिया गया। अब ये पूरा मामला एक निहायत ही उलझा हुआ हाई प्रोफाइल केस था। सीरत के पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह काफी छोटी थी। उसका लालन पालन उसके मामा अजीत सिंह मोफर ने किया था, जो कि बाद में पंजाब की सरदुलगढ़ सीट से कांग्रेसी विधायक चुने गए थे। सीरत की मर्जी के अनुसार एकम से शादी करवाने में उसके इस मामा ने अपना पूरा सहयोग दिया था। सीरत की अपने भाई से नहीं बनती थी, वह उसकी शादी में भी शामिल नहीं हुआ। कहते हैं कि सीरत आधुनिक विचारों की खुले हाथों खर्च करने वाली औरत थी। सन 2011 में जिन दिनों एकम पंजाब एग्रो विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, वहां करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। इस बारे में आपराधिक केस भी दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा एकम और सीरत पे भी आरोप थे। ये केस अभी भी माहौली के एक अदालत में चल ही रहा है। एकम हत्याकांड में तभी कुछ सामने आ सकेगा जब कड़ी से कड़ी जोड़कर व्यापक छानबीन की जाएगी। पुलिस भी खुलकर सामने नहीं आ रही है। केस को लेकर उसके पास शायद कुछ ऐसे पत्ते हैं जिन्हें वह अभी खोलना नहीं चाहती है। वक्त आने पर ही शायद खोलकर केस को मजबूत करे। हालांकि अभी तक तो मर्डर का ना मोटिव सामने आया है और ना ही मर्डर वेपन ही विश्वसनीय लग रहा है और न है इस कांड का कोई चश्मदीद गवाह है। फिलहाल ऑटो चालक का रोल भी पर्दे के पीछे कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी भी जांच जारी है। फिलहाल इसमें किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जिन्हें छोड़ा गया है उन्हें पूछताछ के लिए कभी भी फिर से बुलाया जा सकता है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।